हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो आज देखिए हमारा है संडे। आज हम लोग क्या करते हैं, वीकली करंट अफेयर्स करते हैं। सो अगर आप डेली फॉलो नहीं कर पाते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। जुलाई का वीक 3 है और इसमें हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको मेरी जितनी वीडियोस होती हैं सभी की पीडीएफ फाइल फ्री में प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए फिर फटाफट से इसी के साथ आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको पहले से आंसर्स पता है तो आप लोग साथ साथ में आंसर्स भी लगाते रहें ताकि इससे आप एक तरीके से और आपका रिवीजन हो पाएगा। तो चलिए फिर सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। हु वॉज री इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन। तो देखिए स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे चुना गया है। तो भाई देखो लास्ट मंथ ना इन्होंने कॉन्फिडेंस वोट को लूज़ किया था, मतलब विश्वास मत हार गए थे, लेकिन वापस से इन्होंने क्या है भाई एंट्री कर दी है और वापस से बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर स्वीडन के। नाम क्या है इनका, स्टीफन लोफवेन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे देखो स्वीडन की बात आती है तो देखो स्वीडन से बस एक चीज़ ध्यान रखो, स्वीडन की कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम, और यहाँ पे स्वीडिश क्रोना करेंसी चलती है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। यानी भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भाई यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एरिक गारसेटी। सो ये लॉस एंजलिस के मेयर हैं जिनको अपॉइंट किया गया है भारत में अमेरिकी राजदूत के तौर पर। एक क्वेश्चन उल्टा भी देखो, ध्यान रखिए, ये तो हुआ कि भारत में अमेरिकी राजदूत कौन है, लेकिन अगर हम ये बात करते हैं कि अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है, तो उनका नेम है तरनजीत संधू। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। हु हैज़ साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके पास है, राजनाथ सिंह के पास। ओके, फॉर द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ आकाश मिसाइल टू द इंडियन एयरफोर्स। तो भाई हमारी भारतीय सेना को आकाश मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए ना रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बीडीएल। और बीडीएल क्या होता है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका टोटल अगर हम अमाउंट बात करें, ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है ना, ये टोटल 499 करोड़ रुपए में साइन हुआ है। ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे देखो आकाश मिसाइल के बारे में बोला गया है, तो इसके बारे में एक फैक्ट जान लेते हैं। देखो ये मीडियम रेंज की मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। और अभी इसके लिए समझौता किया है किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया है बीडीएल के साथ समझौता। नेक्स्ट है, कौन सी स्टेट को इंक्लूड किया गया है इन द मैप ऑफ इंडियन रेलवेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय रेल के मानचित्र में किसे शामिल किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। तो देखो अगर यहाँ पे बात आती है मणिपुर की, मणिपुर से ध्यान रखना कि यहाँ पे गवर्नर कौन है, गवर्नर है नज़मा हेपतुल्ला, और यहाँ के सीएम कौन है, वो है एन वीरेन सिंह। तो मैंने आपको वैसे सीएम और गवर्नर ऑलरेडी करवा दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो ज़रूर आप लोग उस वीडियो को देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि उसमें काफ़ी नए नए जो सीएम अपॉइंट हुए हैं, गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, तो वो भी आप ईजिली वहाँ से याद कर सकते हो। ठीक है, अगला है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू डेवलप 46 कैंपेगौड़ा हेरिटेज साइट। तो ये इतनी सारी जो विरासत स्थल हैं इनको डेवलप करने की, विकसित करने का निर्णय लिया है कर्नाटक की सरकार ने। तो इनकी लोकेशन क्या होगी, बेंगलुरु का जो अर्बन एरिया है, शहरी एरिया है, ग्रामीण वाला जो एरिया है, वहाँ पे इन सभी जो विरासत स्थल हैं इनको जो है वो क्या किया जाएगा, इनको स्थापित किया जाएगा, इनको विकसित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ओके, इसके बाद है नेशनल फिश फार्मर्स डे, यानी राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। कब मनाते हैं हर साल, तो ये दिवस हर साल 10 जून को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस दिन देखो याद किया जाता है, अब किसे याद किया जाता है, तो डॉक्टर KH अलीकुन्नी और डॉक्टर HL चौधरी, इनको याद किया जाता है। इन्होंने जो कार्पा होता है, मेजर कार्प्स हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को और आप कह लो कि तकनीक्स को विकसित किया है, उसका आविष्कार किया था इस दिन के तहत, और इसी के लिए ही इस दिन को यहाँ पर मनाया जाता है नेशनल फिश फार्मर्स डे। ध्यान रखेंगे बिल्कुल।
चलिए अगला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, भाई विश्व जनसंख्या दिवस ये हर साल कब मनाते हैं? तो भाई जनसंख्या को कंट्रोल करना तो बहुत ज़रूरी है, लोगों को इसके बारे में अवेयर भी किया जाता है और ये दिन मनाते हैं 11 जुलाई को। इंडिया अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की कैटेगरी में तो इंडिया कौन से नंबर पर आता है? सेकंड नंबर पर आफ्टर चाइना। तो चाइना में अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके बाद इंडिया में है। और अभी देखो इसी दिन के मौके पर यूपी की गवर्नमेंट ने ना पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को भी लॉन्च किया है। मतलब इस पॉलिसी में क्या है, देखो 2 ही आप क्या कर सकते हो, बच्चे कर सकते हो। अगर आप 2 से ज़्यादा करोगे तो गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलेगी और इसके अलावा जो गवर्नमेंट के थ्रू फैसिलिटी सुविधाएं दी जाती हैं वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो ओके, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इस दिन के तहत किसने अभी पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को शुरू किया है, तो आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन से हमारे 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। द प्रेगनेंसी बाइबल, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी गई है करीना कपूर खान के द्वारा और इन्होंने इस बुक को क्या बोला है? इन्होंने इस बुक को बोला है इट्स हर 3rd चाइल्ड, तो तीसरा बच्चा इस बुक को बोला गया है। इस बुक में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं कि कैसा उनका प्रेगनेंसी के दौरान एक्सपीरियंस रहा, वो सारी बातें उन्होंने इस बुक में शेयर करी हैं। कुछ यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी रखी हैं ताकि हम रिवाइज कर सकें। राइट अंडर योर नोज, ये लिखी है आर गिरिधरन ने। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, रामचंद्र गुहा। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, राम माधव। मॉन्क इन अ मर्क, अशोक पनगड़िया। इट्स अ वंडरफुल लाइफ, रस्किन बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। एलिफेंट इन द बॉम्ब, कल्कि कोइचलिन। बुद्धा इन गांधारा, सुनीता द्विवेदी। तो ये सभी भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी मैं आपको एक वीडियो अलग से प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें, क्योंकि हमने काफ़ी सारी बुक्स तो कवर अप कर ली हैं, अभी कुछ और नई बुक्स आई हैं, उनको भी हम लोग ट्रिक मेथड से याद कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन से बैंक ने MOU साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ टू ऑफर डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज? तो भाई भारतीय मतलब जो रक्षा सेवा वेतन पैकेज है उसकी पेशकश करने के लिए अभी कौन से बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं? तो ये जो समझौता किया है ये एक्सिस बैंक के साथ किया गया है। अच्छा जल्दी से सोचो, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ओके, जल्दी से सोच के रखो। इसके बाद देखो एक्सिस बैंक क्या करेगा, बेनिफिट देगा इसमें, जो भी डिफेंस में काम कर रहे हैं, डिफेंस पेंशनर्स हैं, उन सभी को यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा और अलग अलग बेनिफिट्स यहाँ पर मिलेंगे अलग अलग रैंक के हिसाब से कि किस आर्मी ऑफिसर की ये रैंक है तो उनको इस तरीके के बेनिफिट मिलेंगे। तो इसके लिए ही इंडियन आर्मी के ने एक्सिस बैंक के साथ क्या किया, MOU पे साइन किया। बात मैंने पूछा था कि एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बता दूँ एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। 1993 में एक्सिस बैंक की शुरुआत हुई थी और अमिताभ चौधरी इसके प्रेजेंट टाइम में MD और CEO हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से बैंक ने और मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने मिलकर बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप में एंटर किया है? आप भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा एक्सिस बैंक, ठीक है। ये जो पार्टनरशिप है ये प्रोवाइड करेगी ऑल्सो, इसमें देखो आपको हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। जो भी एक्सिस बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको काफ़ी यहाँ पे सुविधाएं भी मिलेगी। एक्सिस बैंक के बारे में बात कर चुके हैं, तो एक बार बैंक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज रीअपॉइंटेड एज अ MD एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक? तो देखो ये बोला गया है कि फेडरल बैंक के ना दोबारा से बताने हैं MD और CEO कौन बने हैं। तो भाई इनका जो कार्यकाल है 2021 से लेकर अब 2024 तक चलेगा और कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा श्याम श्रीनिवासन। याद हो जाएगा, फेडरल बैंक के कौन बने हैं? श्याम श्रीनिवासन। ओके, जहाँ भी हम निवास करते हैं वहाँ फैल जाते हैं, फैड हो जाते हैं, मतलब मैं ऐसे करके थोड़ा सा आप लोग रिलेट कर सकते हो। ओके, या श्याम जी का रंग कभी फेड नहीं होता, ऐसे भी आप लोग बना सकते हो ट्रिक। ओके, अगला क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ बिकम द सेकंड इंडियन गोल्फर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स? अच्छा, ये तो सेकंड इंडियन गोल्फर है ना जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अब पहले भी कोई ना कोई होंगी, बिल्कुल होंगे। तो चले फिर यही आपको होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं आज का। बताइए पहले इंडियन गोल्फर कौन बने थे या बने जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। तो उनका नेम आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उदयन माने। उदयन माने सेकंड गोल्फर हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ओके, इसके बाद है
2021 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी ये कंपटीशन है और ये किसने जीता है? तो इस बार का ये जीता है जाइला अवंत गार्डे, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन है। जाइला देखिए सेकंड ब्लैक कंटेस्टेंट है जिन्होंने ये प्राइज़ जीता। सबसे पहली ब्लैक कंटेस्टेंट कौन थी? जोडी एन मैक्सवेल। 1998 में इन्होंने ये कंपटीशन जीता था। और अब दूसरी अफ्रीकन कंटेस्टेंट है जाइला, जिन्होंने इस कंपटीशन को जीता है। ये एक स्पेलिंग कंपटीशन है देखिए, और बच्चों के लिए स्पेशली उनकी स्पेलिंग इंप्रूव होती है। यहाँ से उनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होते हैं, कैसे इंग्लिश को यूज़ कर सके करेक्ट तरीके से, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चों की इंप्रूव भी होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है देखिए, द डोमेस्टिक वायलेंस, ये है घरेलू हिंसा विधेयक। अभी हाल ही में ये बहुत चर्चे में रहा था। बताना है कि ये कौन से देश से संबंधित है। तो देखो इसका मेन उद्देश्य क्या है ना, ये जो विधेयक है बच्चों के, अगर मान लीजिए वुमेन्स, चिल्ड्रन, एल्डरी, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके प्रति अगर घरेलू हिंसा हो रही है तो उनको इस घरेलू हिंसा से बचाना ही इसका मेन उद्देश्य है। और अगर फिर भी कोई ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगी भाई, एटलीस्ट 6 मंथ की उसको जेल होगी और 1 लाख रुपीज़ का उस पर फाइन लगाया जाएगा। तो ये कौन से देश से संबंधित है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, याद हो जाएगा, पाकिस्तान इज़ द करेक्ट आंसर। हु इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट लिक्विफाइड नेचुरल गैस फैसिलिटी प्लांट? और इस प्लांट को कहाँ पे इसका इनॉग्रेशन हुआ है ये भी ध्यान रखो, नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, किया किसने है इसका उद्घाटन? तो भाई नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया है। और ये आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पे इसका उद्घाटन किया, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर, इस प्लांट को सेट किया गया है बाय द वैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप के द्वारा। याद हो जाएगा, बढ़े आगे चलिए। हु पार्टिसिपेटेड वर्चुअली, यानी अभी वर्चुअली तरीके से तीसरी G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की अभी क्या हुई है? मीटिंग हुई है। और बताना है कि इस मीटिंग को वर्चुअल तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किसने किया है? तो भाई हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये, और कॉरपोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने इसमें भाग लिया। इसकी जो प्रेसिडेंसी किसके पास रही है? तो इटली के पास रही थी। आप देख सकते हो ना, इटालियन प्रेसिडेंसी लिखा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो मीटिंग हुई है तो किसी ना किसी बारे में बात हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। तो कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में बात की गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज़ के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। तो ये सभी बातें आप लोग इस क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Who has received the first copy of the रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी? तो श्री गुरु गोविंद सिंह की जो रामायण है उसकी पहली प्रति किसने प्राप्त करी है? सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको प्राप्त किया है। ये जो बुक है ना, ये किसके द्वारा लिखी गई है ये भी ध्यान रखिएगा। ये लिखी गई है बलजीत कौर, जिनका देहांत हो चुका है, और स्वर्गीय बलजीत कौर तुलसी जी के द्वारा ये बुक लिखी गई थी और इसकी पहली प्रति प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्राप्त की है। अगला है, इंडिया का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन को कहाँ पर इनॉग्रेट, या कहाँ पर किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है? देखो क्रिप्टोगेमिक के बारे में बता देती हूँ। क्रिप्टोगेमिक प्लांट है, या फिर आप कह लो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, जिसका प्रजनन ना स्पोर्स से होता है। मतलब यहाँ पर कोई फ्लावर्स, कोई सीड से नहीं निकलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बिना बीजों का या बिना आप कह लो कि बीजाणुओं के द्वारा क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। और ये जो गार्डन है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? उत्तराखंड के देहरादून में। ये भी याद रखेंगे। और इसका उद्घाटन किया किसने है? एक ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो अनूप नौटियाल। अब आप सोचेंगे कि अनूप नौटियाल कौन है? ये सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने इस पार्क का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड में देखो अभी नए सीएम भी बने हैं, पुष्कर सिंह धामी। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिएगा। ट्विटर ने अभी अपना शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भाई आंसर हो जाएगा विनय प्रकाश। ट्विटर को लगा कि भाई शिकायत पर प्रकाश डालना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, तो ऐसा आप जो है वो इस पर बहुत ईजिली याद कर सकते हो। ओके, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा विनय प्रकाश। हु वॉन कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड? ये जो अवार्ड है किसने जीता है? तो ये अवार्ड जीता है सैयद उस्मान अजहर मखसूसी ने, और ये हैदराबाद के हंगर एक्टिविस्ट कहलाए जाते हैं।
रोज़ ये एवरीडे 1000 से भी ज़्यादा लोगों को खाना खिलाते हैं और उसी के लिए ही इनको कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया है। मतलब एक तरीके से आप अपने समुदाय में, कम्युनिटी में चेंज खिला रही हो, उसके लिए ही यहाँ पर ये जो प्राइज़ है वो लोगों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्ड मलाला डे। भाई मलाला डे, मलाला यूसुफजई के बारे में आपने सुना होगा। इन्हीं के उपलक्ष्य पर एक दिन मनाना शुरू हो गया है और ये हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई के बारे में देखो 2 बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? सबसे पहली बात आपको इसमें ध्यान रखना है, मैं आपको बता दूं कि 2012 में इनको मिला था नेशनल यूथ पीस प्राइज़ बाय द पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद 2014, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब ये 17 साल की थी तो इनको मिला था नोबल पीस प्राइज़। ओके, और ये सबसे यंगेस्ट रेसिपिएंट है जिन्होंने नोबल प्राइज़ जीता है। तो ये सभी आपको इनके बारे में याद रखना है। विंबलडन चैंपियनशिप का मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, ये बताना है। तो देखो विंबलडन चैंपियनशिप हुई है और इसका मेन सिंगल टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता है। अब प्लेयर का नाम आता है तो भैया उसकी कंट्री भी साथ में आनी चाहिए, तो सर्बिया इनकी कंट्री है। ये नोवाक जोकोविच का 6th विंबलडन टाइटल है और 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन ये तो बात मेंस की हो गई ना, अब वुमेंस पूछ लिया तो क्या होगा? अरे कोई बात नहीं, उसे भी याद करेंगे। तो वुमेंस कैटेगरी में एशली बार्टी ने जीता है, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, तो ध्यान रखिएगा। मेंस में कौन थे? नोवाक जोकोविच। वुमेंस में कौन है? एशली बार्टी, दोनों ध्यान रखिएगा। अगला है कोपा अमेरिका का फाइनल मैच, या फाइनल मैच ये किसने जीता है? तो कोपा अमेरिका फाइनल मैच जीत लिया है अर्जेंटीना ने, और अर्जेंटीना ने भैया ब्राज़ील को हराकर ये जीता है। ओके, इसी के साथ, इस जीत के साथ लियोनेल मेसी ने सिक्योर करी है अपनी पहली मेजर इंटरनेशनल ट्रॉफी। इस बार कोपा अमेरिका का 47वां एडिशन हुआ, ये भी साथ ही साथ में एडिशनल बातों में ध्यान रखना। कौन सी फुटबॉल टीम ने जीता है यूरो 2020 टाइटल? और ये कौन सी टीम है? ये है इटली। अब इटली ने जीता है तो इटली ने किसी को हराया भी होगा, बिल्कुल। और इटली ने किसे हराया है? इंग्लैंड को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया। यूरो को ऑल्सो कहा जाता है UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैम्पियनशिप। ये मेजर स्पोर्ट इवेंट है, यूरोप में होता है। हर 4 साल के बाद इसका हर 4 साल के बाद इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। सबसे पहले 1958 में इसकी शुरुआत हुई। इससे पहले जो 2016 में कंपटीशन हुआ था वो किसने जीता था? पोर्तुगल ने। और 2020 वाला किसने जीता है? इटली ने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथोपिया। तो दोबारा से बन गए हैं इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर, और नाम क्या है इनका? एबी अहमद। एबी अहमद काफ़ी बड़े वोटों से जीते हैं, 410 वोट हासिल करे हैं 436 वोट्स में से। और एबी अहमद जो है वो इथोपिया के पॉलिटिशियन रहे हैं, जो बने हैं इथोपिया के 4th प्राइम मिनिस्टर। 2018 में चुने गए थे 4th प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, ध्यान रखिएगा। और इनको एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, 2019 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। अगला है रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर श्रीलंका के कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा बेसिल राजपक्षा। ये प्रेसिडेंट गोटाबाया पक्षा के और प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षा के यंगर ब्रदर हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि पूरा परिवार ही देश को चला रहा है भाई, सारे के सारे भाई सभी जो है वो मेन पद पर बैठे हैं। तो एक तरीके से कंट्रोवर्सी वाली बात भी अपने आप में हो जाती है। श्रीलंका से देखो बात आती है तो पोर्ट सिटी बिल ध्यान रखना। पोर्ट सिटी बिल आपने सुना होगा, 269 हेक्टेयर्स का जगह ली जा रही है ओशियन से, ताकि वहाँ पे इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सके। और अभी चाइना की मदद से श्रीलंका में एक हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन भी हुआ। कहाँ पे? श्रीलंका का टाउन है पोलोनुआरुवा। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों बातें श्रीलंका से। अगला है कौन सी स्पीशीज़ विल बी इंश्योर्ड, जिसको क्या किया जाएगा, जिसका बीमा किया जाएगा बाय द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा हिमालयन याक। तो हिमालयन याक को क्यों ऐसा प्रोटेक्ट किया जा रहा है? तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो हिमालयन याक के ऑनर हैं, बहुत उनके साथ ऐसा होता है कि बहुत बार वेदर कैलेमिटीज़ हो जाती हैं, भाई मौसम की आपदाएं आ जाती हैं, जिसकी या फिर आप कह लो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, या फिर कोई ऐसा सर्जिकल ऑपरेशन चल रहा हो जिसकी वजह से दिक्कतें आएँ। तो एक तरीके से जो ऑनर्स हैं, याक के ऑनर्स होंगे ना, उनको इन सभी जोखिमों से बचाने का काम करेगा ये इंश्योरेंस। तो ध्यान रखिएगा, किसके लिए? हिमालयन याक के लिए। अगला है ओला इलेक्ट्रिक ने अभी कौन से बैंक के साथ MOU साइन किया? तो ओला इलेक्ट्रिक ने बैंक ऑफ बड़ौदा के
पे साइन किया है बैंक ऑफ बड़ौदा से। ओला इलेक्ट्रिक जो है वो $100 मिलियन ले रहा है, और जिससे वो क्या करेगा, अपनी जो पूरी इसकी फैक्ट्री लगेगी जहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, उसमें और तेज़ी ला सकती हैं। बीओबी की बात आती है तो बीओबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई, कहाँ पे है, वडोदरा में, वडोदरा गुजरात में। और बीओबी की शुरुआत हुई थी 1908 में। बीओबी की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में इसके एमडी और सीईओ कौन है, संजीव चड्ढा। ठीक है, ये सभी बातें आप ध्यान रखें बीओबी से। अगला है बुक का टाइटल है देखो, द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी। तो ये बुक किसने लिखी है, ये बुक लिखी गई है किसके द्वारा, अशोक चक्रवर्ती के द्वारा। याद कैसे करेंगे, ट्रिक बता दो छोटी सी। देखो स्ट्रगल आ रहा है ना, स्ट्रगल करोगे, जैसे हम कहते हैं ना बहुत स्ट्रगल करते हैं, इमरजेंसी कुछ हो जाता है तो हमें बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ता है, तो इतना स्ट्रगल करेंगे तो चक्कर आने लगते हैं भाई, थक जाते हैं, आप रेस्ट नहीं कर पाते हो तो आपको क्या आ जाएंगे, चक्कर। तो स्ट्रगल से यहाँ पर किसको रिलेट करना है, चक्कर को। इसके बाद देखो एक और बुक है, द आर्ट ऑफ कॉन्जरिंग ऑल्टरनेट रियलिटीज़, हाउ इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर शेप्स योर वर्ल्ड। ये बुक किसने लिखी है, तो देखो ये दो लोगों ने लिखी है, आनंद वेंकट नारायण, शिवम शंकर सिंह, इनके द्वारा ये जो बुक है वो लिखी गई है। तो आंसर यहाँ पर आप लोग क्या लगाओगे, बोथ बी एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, जून के लिए भाई किसको चुना गया है, तो देखो मेंस में चुना गया है डेविन कॉनवे को। डेविन कॉनवे न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। वुमेन्स में चुना गया है सोफी एक्लेस्टोन को, ये इंग्लैंड की प्लेयर हैं। तो इसलिए मैंने कोई ऐसा मेंस और वुमेन करके नहीं डाला है क्वेश्चन में, इसलिए आप ध्यान रखिएगा क्योंकि हर मंथ के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ एक बार। सबसे पहले बात आती है जनवरी मंथ की। जनवरी मंथ में मेंस में मिला था ऋषभ पंत को, और वुमेन्स की बात करते हैं तो शबनम इस्माइल। इसके बाद आते हैं फेब्रवरी पे, तो फेब्रवरी में मेंस में रविचंद्रन अश्विन को दिया गया आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, और वुमेन्स में दिया गया टैमी बियमोट को। इसके बाद आता है मार्च। मार्च में मिला भुवनेश्वर कुमार को, और वुमेन्स कैटेगरी में मिला लिजेल ली को। उसके बाद आप आते हैं अप्रैल। अप्रैल में मेंस में मिला है बाबर आजम को, और वुमेन्स में किसे मिला है, एलआईसी हेली को। देन आ जाते हैं हम लोग मई में हम बात करते हैं तो मेंस में मिला है मुशीफिकुर रहीम को, और वुमेन्स की बात करें तो कैथरीन ब्राइस को। तो ये सभी मैंने आप लोगों को सारे मंथ के एक बार रिवाइज करा दिए हैं, तो ताकि आप लोग भूलो ना क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला है कौन सी स्टेट ऑर्गेनाइज करेगी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, बट ये होंगे 2022 में, फरवरी 2022 में, ध्यान रखें। और इसको होस्ट कौन करेगा, तो हरियाणा स्टेट इसको होस्ट करेगा। 2020 का गोल्डन बूट ये किसने जीता है, तो गोल्डन बूट जीता है आखिरकार भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन सी अमेरिकन कंट्री है जिसने सक्सेसफुली डेवलप करी है वर्ल्ड की पहली कॉन्जुगेट कोरोना वायरस वैक्सीन। भाई ये कॉन्जुगेट कोरोना वायरस वैक्सीन क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है ना, एक वीक एंटीजन होता है, एक स्ट्रॉन्ग एंटीजन होता है, उनको मिक्स किया जाता है। ठीक है, कॉन्जुगेट मतलब संयुग्म, मतलब उसका भाई युग्म बना दिया जाता है, जिससे क्या होता है ना, जो वीक एंटीजन होता है वो एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स करता है, काफ़ी बेनिफिट मिलता है इससे। तो भाई इसको डेवलप किया है क्यूबा ने। जैसे ही इसको WHO के द्वारा सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, ये पहली कॉन्जुगेट कोरोना वायरस वैक्सीन होगी जो कि डेवलप करी है एक अमेरिकन कंट्री ने, जिसका नाम है क्यूबा। याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने कौन से देश में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा को अनावरण किया है, तो देखिए जयशंकर जी भाई अभी गए थे जॉर्जिया के विजिट पर, वहीं पर जाकर इन्होंने तबलसी पार्क है जहां पर इस स्टैचू का इनॉग्रेशन आप कह लो अनवील इसको किया है। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्जिया। इंडियन नेवी ने रिसीव किया है अपना 10th P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट कौन सी कंट्री से, तो ये 10वां एयरक्राफ्ट होगा जिसको अमेरिका के द्वारा भाई अमेरिका से प्राप्त किया है। अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नेम है बोइंग, उस कंपनी से इस एयरक्राफ्ट को प्राप्त किया गया है। सबसे पहले देखो इस एयरक्राफ्ट के लिए 2009 में साइन किया गया था एग्रीमेंट। 2016 में 4 और नए एयरक्राफ्ट आए थे। अब देखो 2021 में 10वां एयरक्राफ्ट आया है। कहाँ से आया है भाई, ये अमेरिका से घूम घाम के आ रहा है। ठीक है, इसके बाद इंडिया ने लॉन्च किया है भीम UPI सर्विसेज को कौन सी कंट्री में, तो भाई इंडिया ने इसको भूटान में लॉन्च किया है। पहली बात तो आंसर ध्यान रखना।
किसने किया है इसे लॉन्च? तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने किया है। अब इससे पेमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप भूटान घूमने जाना चाहते हैं तो वहाँ बहुत ईजी तरीके से आप भीम एप्लीकेशन के थ्रू, यूपीआई के थ्रू कहीं भी पेमेंट जो है वो आसानी से कर सकते हो। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। भूटान में करंटली यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं लोटे शेयरिंग और नगुल ट्रम यहाँ पे करेंसी है भूटान की। इंडिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये कौन सी सिटी में स्थापित होगा? तो ये पटना में स्थापित होगा। डॉल्फिन हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू गिव 10 लाख रुपीज़ टू ईच ऑफ द टोक्यो ओलंपिक पार्टिसिपेंट फ्रॉम द स्टेट। तो भाई उनके स्टेट से जो भी टोक्यो ओलंपिक के पार्टिसिपेंट हैं उनको सभी को 10-10 लाख रुपए यहाँ पर देने का वादा किया है यूपी की गवर्नमेंट ने। इसके अलावा यूपी की गवर्नमेंट ने एक और यहाँ पर स्टेटमेंट दी है कि भाई जो भी गोल्ड मेडल जीत के आएंगे जो एथलीट है स्टेट से उनको 6 करोड़ रुपये मिलेंगे। अगर आपने सिल्वर मेडल जीता है तो आपको 4 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर ब्रॉन्ज जीता है तो आपको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं अगर टीम की बात होती है तो टीम में देखो गोल्ड मेडल टीम स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 3 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए जो कि सिल्वर मेडल जीतेंगे और 1 करोड़ रुपए जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आएंगे। तो ये सारी बातें आपको किससे ध्यान रखनी है? यूपी से। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यूपी। इसके बाद है कौन सी स्टेट ने अनाउंस किया है एक नया डिपार्टमेंट बनाने की फॉर फेथ एंड कल्चर। तो आस्था और संस्कृति के लिए नया विभाग बनाने की घोषणा असम की गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। तो देखो ये क्या काम करेगा, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनका क्या कल्चर है, उनकी क्या संस्कृति है, उनके कैसे ट्रेडिशन है, उसको बचाने का, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा ये डिपार्टमेंट, और उसी के लिए ही ये डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है। इसके बाद है कौन सी स्टेट ने यहाँ पर लॉन्च की है मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना। इसको लॉन्च किसने किया है? तो यहाँ पे देखिए कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान अगर वाइफ ने अपने हस्बैंड को खो दिया है सो उनको यहाँ पर 2.5 लाख रुपए हर किसी को दिए जाएंगे। किसके द्वारा? असम की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारी बातें असम से ध्यान रखिएगा। असम में अभी नए सीएम बने हैं हिमांता विश्व शर्मा, गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। तो मैं भी आप लोगों को बार बार रिवाइज करवाती रहती हूँ ताकि आप लोग इसको भूलो ना, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, असम में अब टोटल 7 नेशनल पार्क हैं, क्योंकि अभी इसका 6ठा नेशनल पार्क बना है रायमोना, 7वां बना है दिहिंग पटकाई। तो टोटल अब कितने हो गए हैं? 7 हो गए हैं। तो ये सातों के सातों नाम ध्यान रखना। 2026 का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा इसकी मेज़बानी कौन सी कंट्री करेगी? तो भाई इंडिया जो है वो इसकी मेज़बानी करेगी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कैबिनेट ने देखो राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना कि कितने और वर्षों तक इसको जारी रखने की मंजूरी दी है। तो भाई कैबिनेट ने कहा है कि हम इसको अगले 5 सालों के लिए और इस पर काम करेंगे। इस स्कीम को अब इम्प्लीमेंट, ये स्कीम कब से कब तक रहेगी? 2021 से लेकर 2026 तक रहेगी। और ये जो मिशन है आप इसे कहते हो नेशनल आयुष मिशन जो है, इसको शुरू किया गया था 2014 में, और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और इस टाइम आयुष मिनिस्ट्री किसके पास है? सर्वानंद सोनोवाल। तो ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन से क्या करनी है? ध्यान रखनी है। अगला है देखो, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू प्रपोज लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट कैटल। तो मवेशियों को बचाने के लिए भाई उत्तर पूर्वी राज्य ऐसा कौन सा बन गया है जो एक नया कानून प्रस्तावित जिसने किया है? तो यहाँ पे असम हो जाएगा। तो असम देखो ओवरऑल इंडिया का पहला नहीं है स्टेट, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट है, ये ध्यान रखिएगा। इससे पहले यूपी, एमपी, कर्नाटका में इस तरीके के जो लॉज हैं या आपके लिए जो विधेयक है वो ऑलरेडी लाए जा चुके हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? असम यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला है एनटीपीसी कंस्ट्रक्ट करेगी इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क को कौन सी स्टेट में? तो भाई इसको गुजरात के रण ऑफ कच्छ रीजन में इसका जो काम है वो शुरू किया जाएगा। और ये जो पावर पार्क होगा, सोलर पावर पार्क, इसकी कैपेसिटी होगी 4.75 गीगावाट की। तो वैसे कैपेसिटी एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं, आप लोग बस इतना ही ध्यान रखिएगा।
कंट्री का पहला ग्रेन एटीएम ये कौन से स्टेट में सेटअप होगा? देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग एटीएम है, बिल्कुल एक मशीन की तरह ही है, जैसे आप बैंक एटीएम यूज़ करते हो। तो इसमें आपको अपना राशन कार्ड या आधार कार्ड का नंबर डालना होगा और नीचे आप एक बैग लगा दोगे तो उस बैग में पूरा राशन जो है वो चला जाएगा। तो राशन में आपको देखो इसमें एक तो ग्रेन हो गया आपका, वीट हो जाएगा, राइस हो जाएगा और बाजरा, ये 3 चीज़ें आपको इस एटीएम के द्वारा जो है वो मिल पाएंगी। जिसको अभी किसने शुरू किया है भाई, ये कौन से स्टेट में इसको स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, मैंने शायद आंसर बताया नहीं है, तो हरियाणा यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला है लद्दाख ने अभी कौन से स्टेट के साथ एमओयू पे साइन किया है ताकि 2025 तक वो खुद को क्या बना सके, ऑर्गेनिक बना सके। तो भाई हमारी ऑर्गेनिक स्टेट कौन सी है? अच्छा कौन सी, जल्दी बताओ। अरे भाई सिक्किम है, और सिक्किम के साथ ही भाई इसको एमओयू पे साइन किया है। तो भाई इसमें 3 फेज़ में इसको शुरू किया जाएगा। सबसे पहले 85 विलेजेस सिलेक्ट किएंगे जहाँ पर जो 500 हेक्टेयर्स का लैंड है उसको ऑर्गेनिक बनाया जाएगा। सेकंड फेज़ में फिर 82 विलेज सिलेक्ट किए जाएंगे, 10,000 हेक्टेयर्स के लैंड को ऑर्गेनिक बनाया जाएगा। और बाद में जो बचे हैं विलेजेस 79 और बाकी जो लैंड बचा होगा वहाँ पर सारी की सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह की जाएगी। लद्दाख में ध्यान रखिएगा उस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर। अगला है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा। तो कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा पीयूष गोयल। इससे पहले कौन थे? थावरचंद गहलोत थे इससे पहले, अब कौन बन गए हैं? पीयूष गोयल बन गए हैं, ध्यान रखिएगा। कौन से बैंक ने लॉन्च किया है रिटेल डायरेक्ट स्कीम को? तो देखो यहाँ पे बात होती है रिटेल डायरेक्ट स्कीम की, इसका मतलब क्या होता है? देखो अगर कोई भी रिटेलर्स हैं, ठीक है, निवेशक है, खुदरा निवेशक है, वो गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज़ उनको ख़रीदना चाहते हैं, उनको बेचना चाहते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। और कोई भी हो, प्राइमरी सेकेंडरी कोई भी सेक्टर हो, सब में वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच और सेल आउट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और आंसर यहाँ पर हो जाएगा RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। 1935 में RBI की स्थापना की गई थी। अगला है वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस। ये हर साल कब मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है 15 जुलाई को। ठीक है, थीम क्या है इसकी? इस बार की थीम देख लो, एक बार सुन लो आप लोग, री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। ठीक है, ये इस बार की थीम रही है और आंसर हो जाएगा यहाँ पे 15 जुलाई। इसके बाद है पहले बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। भाई ये पहले बने हैं तो भाई इंपॉर्टेंट तो बनता ही है। किसके बने हैं? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और बेड बैंक की। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फटाफट लगाएं, ऑप्शन नंबर बी, पद्म कुमार माधवन नायर बन गए हैं नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर। अगला है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन जिम्नास्टिक जज इन ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में भारत के पहले जिम्नास्टिक जज कौन बने हैं? इनका नेम है दीपक काबरा। और पवन सिंह का नाम भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पहले इंडियन ज्यूरी के तौर पर यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं फॉर द शूटिंग। तो ये दोनों बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अगला है देखो हु हैज़ बिकम द फर्स्ट गल्फ नेशन टू ओपन एन एम्बेसी इन इसराइल। तो पहला खाड़ी देश कौन सा बना है जो इसराइल में अपना एम्बेसी खोलेगा? आंसर क्या हो जाएगा? यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम। देखो यूएई से आप लोग ध्यान रखिएगा, एक नाम क्या है इनका? नूरा अल मतरूशी। ठीक है, नूरा अल मतरूशी। ये पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट है, कहाँ से? यूएई से। अभी यूएई का गोल्डन वीज़ा किसे मिला था? संजय दत्त को। तो ध्यान रहेंगी ये बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री ने कंस्ट्रक्शन शुरू किया है वर्ल्ड का पहला कमर्शियल मॉड्यूलर स्मॉल रिएक्टर जिसका नेम है लिंगलोंग 1 को? चाइना ने भाई इसका काम शुरू कर दिया है और ये मल्टीपर्पज़ होगा। आप ये जो रिएक्टर है इसको अर्बन हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कूलिंग में और सी वाटर डेसलिनेशन में, तो काफ़ी जगह इसका जो यूज़ है वो किया जा सकता है, इसलिए इसको बोला गया है मल्टीपर्पज़। अगला क्वेश्चन है AI बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड शिकायत विश्लेषण एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? तो ये जो एप्लीकेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च की गई है। जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने क्या बोला है? देखो इससे क्या होगा, एनालाइज करने में बहुत आसानी होगी। ओके, और इससे टाइम की बहुत बचत होगी, साथ ही साथ में ट्रांसपेरेंसी आएगी कि कौन किससे मतलब
सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर इसको शुरू किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राजनाथ सिंह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किस स्थान पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को इनॉग्रेट किया? तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि इसे इनॉग्रेट किसने किया है, तो भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। कहाँ पे किया है? वाराणसी। वाराणसी कहाँ पे है? वाराणसी आपका है यूपी में, ठीक है। और ये एक तरीके से कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। आप कह लो कि ये टूरिस्ट की तरह टूरिस्ट को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इन्हीं सभी के लिए इस कन्वेंशन सेंटर को ओपन किया गया है। भारत की पहली मॉन्क फ्रूट खेती ये किस राज्य में शुरू की जाएगी? मॉन्क फ्रूट देखो एक 12मासी फसल होती है जो कि 4 या 5 साल में ग्रो हो जाती है, और मतलब एक इसके लाइफ स्पैन बताया है 4 से 5 साल। शुरुआत में 50 सैपलिंग लगाई जाएंगी मॉन्क फ्रूट की। देखा जाएगा, एक टेस्टिंग करी जाएगी कि क्या ये सही है भी यहाँ के एनवायरनमेंट के रिलेटेड। बट आप ध्यान रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में इसकी खेती जो है वो शुरू की जाएगी, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे स्लाइड गलत हो गई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वीकली करंट अफेयर्स के वो सब कवर हो गए हैं। आई होप सो आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा होगा। ऐसे ही जुड़े रहें लॉजिक पाठशाला से। अगली वीडियो में मिलूंगी आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट सेशन के साथ।